प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विभिन्न चैप्टर्स, विज्ञान विषय एवं अन्य विषयों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। यह चैनल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिएट किया गया है। इस पर आप अपने NCERT बुक से कक्षा 9वीं 10वीं एवं अन्य कक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। विभिन्न अध्यायों के, जैसे कक्षा 9वीं 10वीं में अध्याय के अंदर के प्रश्नों के उत्तर, विज्ञान विषय में और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस चैनल पर देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाएंगे वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं से अध्याय 3 धातु एवं अधातु अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर। अभी अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्व में वीडियो के माध्यम से पब्लिश किए जा चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं अध्याय के अंदर के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न पहला, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो। यहाँ पर विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें बताना है। तो ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ऐसी धातु पारा होती है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, और पारा को द्रव धातु कहा जाता है। दूसरा है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऐसी कौन सी धातु होती है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो वह धातु होती है चांदी। और ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातु होती है? इसका उत्तर है सीसा या लेड। सीसा या लेड ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला प्रश्न है, आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध किसे कहते हैं और तन्य धातु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, इसी गुण के कारण धातुओं को आघातवर्ध कहते हैं। और धातुओं को खींचकर उनसे तार बनाई जा सकती है, इसी गुण के कारण धातुओं को तन्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आघातवर्ध और तन्य का गुण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ यहाँ पर समझा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? सोडियम को हम खुला नहीं रख सकते वायु के संपर्क में, इसे केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, सोडियम धातु वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है और अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। साथ ही सोडियम जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सोडियम अतिक्रियाशील धातु है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संपर्क करके आग पकड़ लेती है और जल से भी शीघ्र क्रिया कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं इसकी क्रिया जल से Na या सोडियम जो सॉलिड होता है प्लस H2O लिक्विड इक्वल टू NaOH प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसा का रासायनिक समीकरण इस प्रकार से सोडियम पानी से क्रिया करता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। कुछ यहाँ पर अभिक्रियाएँ दी गई हैं, उनके लिए समीकरण लिखना है। तो पहला है, भाप के साथ आयरन। भाप के साथ आयरन किस प्रकार से क्रिया करता है? तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे। इसका रासायनिक समीकरण है Fe या आयरन प्लस भाप में जल होता है तो H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से आयरन पानी के साथ क्रिया करता है या भाप के साथ क्रिया करता है। यहाँ समीकरण को संतुलित करके भी दिखाया गया है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अगला है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया। किस प्रकार जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया का रासायनिक सूत्र हम लिखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं। Ca कैल्शियम प्लस 2H2O इक्वल टू CaOH ट्वाइस प्लस H2, और पोटेशियम के साथ क्रिया K प्लस 2H2O इक्वल टू 2KOH प्लस H2। तो इस प्रकार से हम जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, A, B, C एवं D चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। धातु A, B, C, D और आयरन सल्फेट से क्रिया हुई, कोई अभिक्रिया नहीं। B धातु का विस्थापन, C कोई अभिक्रिया नहीं, D कोई अभिक्रिया नहीं। और कॉपर सल्फेट, इसमें धातु A विस्थापन, धातु C कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। इस सारणी के अनुसार इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, C एवं D के संबंध में निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो जो सारणी दी गई है उसके अनुसार जो आगे प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर यहाँ पर देना है। तो जैसे पहला प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर इनमें से धातु B सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि कोई अन्य धातु
FeSO4 में से धातु को विस्थापित नहीं करता। अगला प्रश्न है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर होगा, धातु बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करेगा। अगला प्रश्न, धातु ए बी सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बी धातु है, उससे कम ए धातु है, और उससे कम अभिक्रियाशील सी धातु है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु डी है। तो यहाँ अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में धातु को व्यवस्थित किया गया है। सारणी के अनुसार आप देख सकते हैं कौन धातु जल्दी अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ उत्तर है, अभिक्रियाशील धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु प्लस तनु अम्ल इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन, यह सूत्र दिया गया है। आगे देखते हैं, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू FeSO4 प्लस H2। यहाँ सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। अगले प्रश्न का उत्तर भी यहाँ देख लेते हैं, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर होगा, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से यह विलयन में से आयरन को विस्थापित कर देता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो यह आयरन को विस्थापित कर देता है। सूत्र के द्वारा देख लेते हैं कैसे। जिंक प्लस फेरस सल्फेट इक्वल टू Fe प्लस ZnSO4। तो जो सल्फेट है वह आयरन से जिंक पर विस्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख रहे हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 6 और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 होता है। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका उत्तर, सोडियम ऑक्साइड Na2O का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हमने देखा 2 परमाणु सोडियम के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन का है। इस प्रकार से Na प्लस धनायन और ऑक्सीजन के 2 ऋणायन यहाँ पर मिलकर NaO का निर्माण करते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं Na2O अणु। MgO का निर्माण Mg का 1 परमाणु ऑक्सीजन का 1 परमाणु, या Mg धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन, या MgO अणु। अगला प्रश्न है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? यहाँ हमें बताना है इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। Na2O यौगिक में Na प्लस आयन एवं ऑक्सीजन में 2 ऋणायन होते हैं, जबकि MgO यौगिक में Mg में 2 धनायन एवं ऑक्सीजन में 2 ऋणायन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है? गलनांक के संबंध में यह प्रश्न है, तो इसका उत्तर देखेंगे। आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है? धातुओं का वह तापमान जिस पर कोई धातु द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है और उसका गलनांक कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, इस कारण से उनका गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग, इनकी परिभाषा लिखना है। तो खनिज की परिभाषा हम देख लेते हैं पहले। पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के वे तत्व है यौगिक जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना, पत्थर आदि मिले होते हैं, खनिज कहलाते हैं। अयस्क की परिभाषा है, वैसे खनिज जिनसे धातुएं कम खर्च में एवं सुविधाजनक रूप से प्राप्त की जा सकती हैं उसे अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसे खनिज जिनसे धातुएं कम खर्च में एवं सुविधाजनक रूप से प्राप्त की जा सकती हैं उसे अयस्क कहते हैं। और गैंग, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। जिस प्रकार से हमने तीनों परिभाषाएं यहाँ पर देखी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा, सोना एवं प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना एवं प्लेटिनम कम क्रियाशील धातु हैं, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं।
अगले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप रासायनिक समीकरण भी देख रहे हैं, अपचयन की क्रिया देख रहे हैं, Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू 2Fe प्लस Al2O3। इस प्रकार से वह प्रक्रम है अपचयन का प्रक्रम जिसके द्वारा धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर की धातुओं के ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। जैसे धातु जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? इसका उत्तर यहाँ देखेंगे। जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम में विस्थापन अभिक्रिया होती है जिंक ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जिंक। इस क्रियाकलाप में मैग्नीशियम ऑक्साइड विस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगी। हमने देखा, इस क्रियाकलाप में मैग्नीशियम ऑक्साइड विस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगी। जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जिंक और मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ हमने देखा था, इस क्रियाकलाप में मैग्नीशियम ऑक्साइड विस्थापन अभिक्रिया नहीं करेगी, जबकि कॉपर ऑक्साइड जिंक और मैग्नीशियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया करेगी। यहाँ पर आप समीकरण देख सकते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, CuO प्लस Mg, यहाँ पर MgO प्लस कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कॉपर पर विस्थापित हो जाती है, कॉपर से मैग्नीशियम पर विस्थापित हो जाती है, और ऊपर वाला हमने समीकरण देखा उसमें कॉपर से जिंक पर विस्थापित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा सोना एवं प्लेटिनम, जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है क्योंकि यह धातुएं कम क्रियाशील हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रातु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इसे बनाने के लिए धातुओं को गलाकर उनकी निश्चित मात्राओं को आपस में मिलाया जाता है, फिर इस मिश्रण को शीतलीकृत करके ठोस रूप दिया जाता है, जो मिश्रातु होते हैं। आप भी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न भागों में, विभिन्न वीडियोज़ में। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं। तो आपसे पुनः अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।